हाय स्टूडेंट्स, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम कर रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो पढ़े हुए हैं, राइट। तो कॉम्प्लेक्स जो बनेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आपने जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं वो देखी हुई हैं, आपने वो भी देखा है वहां पे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कि जो हमारे पास, जैसे हम एग्जांपल लें, ये देखो, अगर आपको याद हो हमने ये वाली एग्जांपल करी, राइट। यहां पे मैंने आपको बताया ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये कौन सी जो ब्लॉक से बिलोंग करेगा, ये करेगा डी ब्लॉक से। तो मैक्सिमम ये डी ब्लॉक है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, अब देखिए Fe हमारे पास ये CN6, ये 4 यहाँ पे नेगेटिव है, और Fe कोबाल्ट की हमने जो डेफिनेशंस ली हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 नेगेटिव है, और निकल के हमने कंपाउंड्स देखे हैं 4, ये न्यूट्रल में NiCl4, ये हमने कंपाउंड देखे हैं इनमें। उसके बाद आपने आयरन के साथ जिंक के कई कंपाउंड देखे। तो ये सभी क्या है जी, हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। क्यों बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरल केसेस में, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं वो हम स्टडी करेंगे। देखिए, जो वैसे तो यहाँ पे 3 कारण है। कौन कौन से, रीजन क्या है यहाँ पे, रीजंस क्या है, देखो। पहला रीजन, फर्स्ट रीजन है कि इनका जो साइज है वो काफी स्मॉल है, स्मॉल साइज। बट आप ये भी तो सोच सकते हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो साइज डी ब्लॉक एलिमेंट से भी छोटा है, तो वो क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता। तो देखिए, अगर दूसरा रीजन देखेंगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन का आपके दिमाग में क्वेश्चन आया वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है। क्या हाइड्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है? नहीं। तो इसलिए ऑल्दो इनका साइज स्मॉल है तो ये नहीं होगा कि हाइड्रोजन बना ले इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन लैक्स डी ऑर्बिटल। तीसरा, ऑल्दो ये दो जो रीजंस हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही माने जाते हैं कारण। तीसरा कारण जो है वो माना जाता है कि इनके ऊपर जो है न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा है, हाई न्यूक्लियर चार्ज। स्मॉल साइज, वेकेंट डी ऑर्बिटल और न्यूक्लियर चार्ज बड़ा हाई है। इन दोनों के कारण ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? वेकेंट डी ऑर्बिटल ज्यादा रोल प्ले करता है। उसके पीछे रीजन क्या है, देखिए, आप अगर लिगेंड की डेफिनेशन जानते हैं, लिगेंड क्या है, हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर या लोन पेयर्स होंगी, ठीक है। अब क्या करेगा ये लिगेंड, क्या करेगा, लिगेंड जो होगा, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होगा जिसे हम सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, उसको ये क्या करेगा, लोन पेयर, जो लोन पेयर है वो उसको डोनेट करेगा। अब अगर इसने लोन पेयर देना है तो इसके पास जगह भी तो होनी चाहिए लोन पेयर रखने के लिए। तो यहां पे क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल है, डी क्या होना चाहिए हमारे पास, डी वेकेंट होना चाहिए, तभी तो ये लोन पेयर जो है जो लिगेंड ने दिया वो इन ऑर्बिटल्स के अंदर रख पाएगा। फाइन। तो ये कौन सी बॉन्ड बन गई, ये बन गई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगी
लिगेंड और मेटल के बीच में, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो इसको बड़ी डिटेल में हम कर बैठे हैं और मैं लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कि आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्लियर हुआ आपको? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं क्यों बनाएंगे? क्योंकि उनका साइज स्मॉल है, दूसरा उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, और तीसरा रीजन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन नहीं बट फिर भी आपने माइंड में रखना है, न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा है। क्लियर? अब देखिए हम यहां पे एक और चीज डिस्कस करेंगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है या ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं, उनकी सीरीज, जो फर्स्ट सीरीज है कौन सी है? पहली स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, हमारे पास उसके बाद देखिए 21, 2, 3, 4, 5 आपको एटॉमिक नंबर आने चाहिए। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये जो आपके पास सीरीज है, ये वाली ट्रांजिशन एलिमेंट जो फर्स्ट सीरीज, इनमें हमको क्या इसको बोलते हैं 3D सीरीज। तो ये वाले जो एलिमेंट्स है ये ही मैक्सिमम केस में क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्सेस। आप देख लीजिए आपके पास आयरन के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, निकल के भी है, जिंक के भी हैं। तो इस तरह से मैक्सिमम केस में आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया हुआ है, तो ये वाले ज्यादा केसेस में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाएंगे। क्लियर हो गया? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं? इन्हीं तीन कारणों के कारण। दो जो इंपॉर्टेंट है और ये थर्ड है, अपने माइंड में रखना है। अब जो नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी वो कौन सी है? वो है जी, ये कैटालिस्ट बिहेव करते हैं, ये कैटालिस्ट एग्जिस्ट करते हैं, बिहेवियर इनका कैटालिस्ट का। क्यों? कैटालिस्ट होते क्या है जी? देखिए कैटालिस्ट, अगर जनरल केस में हम कैटालिस्ट की एग्जांपल दें तो मैक्सिमम बच्चे यही कहेंगे कैटालिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को स्पीड अप करता है, राइट? बट ऐसा है नहीं। कैटालिस्ट स्पीड अप भी करेगा, उसको कई बार नेगेटिव कैटालिस्ट भी हमने पढ़े, स्पीड डाउन भी करेगा, ठीक है? बट इसको कैटालिस्ट को जनरल केसेस में ये जो एलिमेंट्स है वो स्पीड अप, रेट ऑफ रिएक्शन बोलना है आपने, रेट ऑफ रिएक्शन को ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं कैटालिस्ट। होते क्या है कैटालिस्ट? कैसे स्पीड अप करते हैं? अगर आपको पता हो, हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा है कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। देखिए हमने ये ग्राफ भी किया हुआ है कि ऐसे हमारे पास एक एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर रहता है। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो अब होगा क्या? यहाँ पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो ये वाला एनर्जी बैरियर क्रॉस करके क्या बना दें? प्रोडक्ट। बट रिएक्शन मिक्सचर में इतनी एनर्जी नहीं होगी, तो क्या करते हैं? हम यूज करते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करेगा? कैटालिस्ट प्रमोटर के साथ मिलके इस एनर्जी बैरियर को डिस्टर्ब कर देगा, कम कर देगा, डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैरियर, ठीक है? इसको क्या कर देगा? ये एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम कर देगा। अब ये वाला बैरियर रह गया, तो जो हमारे पास रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट्स है बड़ी इजीली यहां से क्या कर देंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्जन कर देंगे। क्लियर हो गया? कैटालिस्ट क्या करता है? डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैरियर, ये बैरियर को कम कर देता है कैटालिस्ट को। तो मैक्सिमम केस में डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कैटालिस्ट बिहेव करते हैं। आपने देखा होगा जूनियर क्लासेस में विनेडियम पेंटॉक्साइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी प्रेपरेशन में काम आता है, कांटेक्ट प्रोसेस में। और अगर आपको पता हो बॉश हेबर प्रोसेस है, मैक्सिमम केस में कुछ टीचर्स
क्या बोलते हैं इसे, हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं? नो, इसका पूरा नाम है जी बॉश हेबर्स प्रोसेस। क्या है बॉश हेबर प्रोसेस? जब हम अमोनिया की प्रेपरेशन करते हैं तो इधर कैटलिस्ट क्या रहता है, आयरन, तो इसके साथ जो मॉलिब्डेनम एक प्रमोटर की तरह काम करता है। अब कैटलिस्ट करते क्या है, देखिए कैटलिस्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ के उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देते हैं ताकि वो क्या कर दें, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जब वो प्रोडक्ट बन जाएगा तो कैटलिस्ट अपने आप को डिटैच कर देते हैं, इसे बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, राइट। जब ये बाहर चले गए, कैटलिस्ट अपने आप को कभी भी रिएक्शन के बाद यूज्ड अप नहीं होना चाहता, ये हमें रिकवर हो जाता है, फाइन, तो ये अपने आप को डिटैच कर लेगा। तो इसलिए ये देखिए वेनेडियम भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज से बिलोंग करता है, आयरन भी करता है। और एक और एग्जांपल लेंगे, अगर आपको पता हो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे हम इथीन लेंगे और रेने निकल, निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया या प्लेडियम हो गया, तो इसमें क्या ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इनमें दोनों तरफ ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये इथेन बन जाएगा। तो देखिए प्लेटिनम, निकल, प्लेडियम, यहां पे मैक्सिमम केसेस में आप देख लीजिए निकल भी है, क्या कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है तो ये भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही, बट ये देखिए हमारे पास क्या है, निकल फर्स्ट सीरीज का, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या बहुत अच्छा कैटालिस्ट जो है एक्ट करेंगे। तो इस तरह से डी ब्लॉक की दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। पहली हमने ये पढ़ी है कि एक तो ये कैटालिस्ट जो एक्ट करते हैं, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला, ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई। अब देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो इनमें, अब जो डी ब्लॉक है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं रहती। जैसे आप याद रखना मैंगनीज, मैंगनीज जो है +2 भी शो करता है एंड +7 भी शो करता है, ये अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इस तरह क्रोमियम, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखिए +3 भी करता है, +6 भी करता है, फाइन। आगे और भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स के, जैसे आयरन है, आयरन, फेरस, फेरिक, ये भी बिहेव करता है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, फाइन, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। देखिए अब यहां पे अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर ली है। क्यों 3D में से इलेक्ट्रॉन बाद में निकलते हैं, पहले 4s में से निकलता है, उसके बाद हमने थोड़ा इनके बारे में पढ़ लिया। तो आपने जब कभी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का करना है, सबसे पहले तो आपने जो पढ़ना है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पढ़नी है, फिर आएगी कैटलिस्ट, फिर आएगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखेंगे, उसके बाद कल जो है वो एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक का थोड़ा सा मिक्सर करके हम ये चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू।